इस लेक्चर में हम क्या करेंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स पढ़ेंगे। तो देखो यार, क्या है ना कि लोग कहते हैं कि बहुत तेज़ी से पढ़ा रहा है, मतलब कमेंट में ऐसा लिख रहे हैं तेज़ी से पढ़ा रहे। अब मैं तेज़ी से नहीं पढ़ाऊँगा तो कोर्स बहुत ज़्यादा है और बहुत लंबे लेक्चर खिंच जाएंगे, फिर तुम्हारा ही पढ़ने का मन नहीं करेगा। कि जैसे देखोगे 50 लेक्चर अपलोड हैं, 60 लेक्चर अपलोड हैं, ऐसे तो खुद ही पढ़ने का मन नहीं करेगा तुम्हारा। अब मैं जल्दी जल्दी पढ़ाऊँगा तो अगर मेरे 25-30 मिनट, मतलब 20 से 25 मिनट के लेक्चर में अगर मैं तेज़ी से पढ़ा देता हूँ तो तुम्हारा भी सही से मन लगेगा पढ़ने में, और मेरा भी सही से पढ़ाने में मन लगेगा। बिल्कुल धीरे धीरे पढ़ाने को भी मतलब नहीं बनता, टाइम तुम्हारा ख़राब हो जाएगा, पढ़ने को कुछ नहीं मिलेगा। या तो फिर ब्लैक बोर्ड में लेके मैं एक एक चीज़ पढ़ाऊँ तो बात अलग है। तो अब जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ ऐसे ही पढ़ाऊँगा, थोड़ा जल्दी बता देता हूँ अलग बात है। तो ऐसा करें ना, स्पीड घटा लें थोड़ी सी, या तो फिर पोज कर कर के अपना पढ़ लिया करें, क्वालिटी आएगी। कुछ दिनों की बात है, लॉकडाउन ख़त्म होगा तो क्वालिटी आएगी। मेरी बातें मतलब जैसे सुन लेते हैं और देख लेते हैं, उसके बाद पॉज करके वीडियो को पेज आप पढ़ लें आराम से। ठीक है, चलो अच्छा शुरू करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल क्या होता है? मैग्नेटिक मटेरियल जो होते हैं वो फाइव टाइप्स में डिवाइड किया गया है ससेप्टिबिलिटी के हिसाब से, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी के हिसाब से। तो डायामैग्नेटिक मटेरियल जो होते हैं इसकी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी निगेटिव होती है, और पैरामैग्नेटिक मटेरियल, उसके बाद फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, एंटी फेरोमैग्नेटिक और फेरी मैग्नेटिक, इन सब की ससेप्टिबिलिटी में जो होती है वो पॉजिटिव होती है। डायामैग्नेटिक मटेरियल क्या होते हैं? जब मैग्नेटिक फील्ड पास करती है डायामैग्नेटिक मटेरियल से तो ये मैग्नेटिक फील्ड को रिपेल कर देता है डायामैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है, और पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरो और ये फेरी मैग्नेटिक, ये सारे के सारे मैग्नेटिक फील्ड को अट्रैक्ट करते हैं अपनी साइड। अब पढ़ लेते हैं डायामैग्नेटिक मटेरियल क्या। तो डायामैग्नेटिक मटेरियल क्या होते हैं? इसमें परमानेंट मैग्नेटिक डाइपोल नहीं होते हैं, और मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी जो होती है वो स्मॉल होती है, निगेटिव स्मॉल और बहुत कम होती है। निगेटिव में स्मॉल निगेटिव वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होती है, और और इनकी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी जो है वो टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट होती है। और डायामैग्नेटिक मटेरियल का पता ही चल गया कि मैग्नेटिक फील्ड को अपने अंदर से रिपेल करते हैं, या फिर मैग्नेटिक फील्ड की उपस्थिति में ये मैग्नेटिक फील्ड से दूर मैग्नेटिक अगर फील्ड अप्लाई करते हैं तो ये मैग्नेटिक फील्ड से खुद को मतलब रिपेल करते हैं। अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड में ये मैग्नेटिक फील्ड से रिपेल हो जाते हैं। ठीक है, और मतलब इन डायामैग्नेटिक मटेरियल बी की वैल्यू 0 होती है। बी क्या है? मैग्नेटिक फील्ड क्या था यहाँ पे लिखा हुआ था, हमने पढ़ा था, कहाँ था ये? सॉरी, मिल नहीं रहा यार, ये रहा, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी था बी। ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। तो फॉर डायामैग्नेटिक मटेरियल मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बी जो होती है वो 0 होती है। तो बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एम एच प्लस एम ये होता है। ठीक है, तो यहाँ पे म्यू नॉट एम प्लस एच इज इक्वल टू 0 रख दिया, तो एम प्लस एच इज इक्वल टू 0 आ गया। म्यू नॉट की वैल्यू कांस्टेंट होती है जो कि मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम होती है, ये कांस्टेंट वैल्यू होती है। क्या था 4 क्या था 2 पाई की 4 पाई 10⁻⁷।
तो वही होती है, तो ये कांस्टेंट होती है, इसकी वैल्यू जब तो हट जाएगी, m प्लस एच इज इक्वल टू 0, तो m इज इक्वल टू माइनस एच, तो m बाई एच इज इक्वल टू -1, तो x यहाँ पे साई m जो होता है वो -1 होता है, तो साई इज इक्वल टू म्यू r -1 होता है, पहले अभी पढ़ चुके हैं थोड़ी देर पहले, मतलब पिछले लेक्चर में। तो म्यू r -1 इज इक्वल टू -1, तो म्यू r इज इक्वल टू 0। तो ये म्यू आर रिलेटिव परमिबिलिटी जो होती है मैग्नेटिक फील्ड की, ये कंडीशन फॉर डायमैग्नेटिज्म होती है, ठीक है। म्यू आर इसकी वैल्यू 0 होती है, मतलब रिलेटिव परमिबिलिटी ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल 0 होती है, ठीक है। और जो एग्जांपल होते हैं डायमैग्नेटिक मटेरियल में रिलेटिव परमिबिलिटी 0 होती है मैग्नेटिक मटेरियल की, तो इसे बोलते हैं डायमैग्नेटिक मटेरियल की, परफेक्ट डायमैग्नेटिक मटेरियल की कंडीशन है ये म्यू आर इक्वल टू 0। और एग्जांपल जो है इसका बिस्मथ हो गया, कापर हो गया, डायमंड हो गया, गोल्ड हो गया, लेड हो गया, मरकरी, जितने भी वैल्यूएबल एटम है जैसे लेड, मरकरी, गोल्ड, सिल्वर, नाइट्रोजन, वाटर और नाइट्रोजन छोड़ दें तो ये सब महंगी धातु हैं। देखो गोल्ड हो गया, लेड को मरकरी हो गई, सिल्वर हो गया, कॉपर भी हो गया, डायमंड हो गया, समझ रहे हैं ना। तो ये सारे डायमैग्नेटिक हैं जो कि वैल्यूएबल मेटल्स हैं। ये तो पता ही होगा, गोल्ड महंगा मिलता है, सिल्वर महंगा मिलता है, डायमंड भी महंगा मिलता है, कॉपर भी महंगा मिलता है, लेड थोड़ा सस्ता, लेड भी महंगा है। लेड मतलब महंगा नहीं है, मरकरी महंगी है, लेड आप कुछ याद भी कर लेना, ज़्यादातर अब मैंने बता दिया, मतलब ज़्यादातर महंगी चीज़ें हैं इसमें, ठीक है। तो ये डायमैग्नेटिक मटेरियल हो गया। अब तो उसके बाद होता है पैरामैग्नेटिक मटेरियल। पैरामैग्नेटिक मटेरियल में क्या होता है कि पैरामैग्नेटिक मटेरियल इसमें जो मैग्नेटिक डाइपोल्स होते हैं वो रेंडमली ओरिएंटेड होते हैं एक दूसरे से। जैसे एक डाइपोल जो है वो देखो, एक ऊपर को जा रहा है, एक बगल में इधर को जा रहा है, एक नीचे को जा रहा है, एक ऊपर को तिरछा जा रहा है, मतलब इधर उधर डाइपोल ओरिएंटेड होते हैं, जिसकी वजह से नेट मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो 0 होती है। जब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड एब्सेंट होती है तो मैग्नेटिक डाइपोल्स जो होते हैं मटेरियल में वो इधर उधर ओरिएंटेड होते हैं। जो किसी की डायरेक्शन ऐसी है, किसी की नीचे को है, किसी को ऐसे है तो सामने, किसी की ऐसे है, किसी की इसके है, तो ये एक दूसरे को मतलब अपोजिट में आके कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। जिसकी वजह से नेट मैग्नेटिक फील्ड जो है वो 0 होता है जब कोई मैग्नेटिक एक्सटर्नल फील्ड अप्लाइड नहीं होती। मैग्नेटिक फील्ड कोई भी एक्सटर्नल अप्लाइड नहीं होती, नेट मैग्नेटाइजेशन जो होता है इसका वो 0 होता है। लेकिन जब एक बार मैग्नेटिक फील्ड हम अप्लाई कर देते हैं तो ये सारे मैग्नेटिक मटेरियल जो हैं वो खुद को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में लाने के प्रयास करते हैं और नेट मैग्नेटाइजेशन हो जाता है इस मटेरियल का, ठीक है। तो इस मटेरियल में क्या होता है कि पैरामैग्नेटिक मटेरियल में कि इसकी स्मॉल वैल्यू होती है ससेप्टिबिलिटी की, जो कि पॉजिटिव होती है, ठीक है। और जिसकी वजह से ये मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अट्रैक्ट हो जाते हैं। अब एक बार पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। पैरामैग्नेटिक मटेरियल कंटेन्स परमानेंट डाइपोल व्हिच आर रेंडमली ओरिएंटेड होते हैं, रेंडमली ओरिएंटेड जो अभी मैंने बताया इधर उधर ओरिएंटेड होते हैं। बिकॉज ऑफ व्हिच द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड नेट मैग्नेटाइजेशन 0 होता है, जिसकी वजह से नेट मैग्नेटाइजेशन 0 होता है जबकि इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड एब्सेंट ना हो, ठीक है, वो एब्सेंट हो। ऑन द एप्लीकेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड
we get a small value of magnetization in the direction of field, hence paramagnetic material have a small positive value of magnetic susceptibility. ठीक है. With increase in temperature, randomness of dipole increases. As a result, net magnetization in the field direction decreases. Hence, the paramagnetic material magnetic susceptibility and temperature are inversely related. इसका कहने का मतलब यह है कि जैसे ही हम मैग्नेटिक मटेरियल का टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं तो ये जो डाइपोल हैं वो इनकी रेंडमनेस इंक्रीज़ कर जाती है. मतलब कोई इधर को कोई उधर को, जिधर उधर हैं वो और इधर उधर हो जाते हैं. जैसे पहले से जितने इनमें डिसऑर्डरनेस है डाइपोल मोमेंट में, वो और ज़्यादा डिसऑर्डर्ड हो जाते हैं. जिससे टेम्परेचर बढ़ने पर रेंडमनेस बढ़ जाती है उनकी, जिसकी वजह से इसकी जो नेट मैग्नेटाइजेशन है वो और डिक्रीज़ हो जाता है. जैसे जैसे टेम्परेचर हम बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे मैग्नेटाइजेशन डिक्रीज़ होता जाता है, और जिसकी वजह से मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है वो टेम्परेचर बढ़ाने पे वो घटती जाती है. तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी और टेम्परेचर इन्वर्सली रिलेटेड होते हैं. तो काई एम जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर हो जाती है. अब ये इन प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाने के लिए एक कांस्टेंट लाते हैं जिसको काई एम इक्वल टू सी बाई टी हो जाता है. सी जो है यहाँ पे वो क्यूरी टेम्परेचर क्यूरी कांस्टेंट होता है, और टेम्परेचर टी जो होता है वो तो काई एम इक्वल टू सी बाई टी होता है, जहाँ पे सी जो है वो क्यूरी कांस्टेंट है. ठीक है. अब ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो काई एम और टी के बीच में 1/x वाला ग्राफ बनता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला. ठीक है. तो ये काई एम और टी के बीच में रेक्टेंगुलर हाइपरबोला. लेकिन जब 1/m कर देंगे तो वही स्ट्रेट लाइन बन जाती है टी के साथ में, क्योंकि देखो ना यहाँ पे c/t है. तो जब हम 1/m ले लें अगर, तो ये t/c इक्वल टू 1/m बन जाएगा. 1/m तो यहाँ पे 1/m और ये t और ये c, तो ये स्ट्रेट लाइन बन जाएगी. अभी तो समझ में आ ही जाएगा. ठीक है. अब कुछ पैरामैग्नेटिक मटेरियल होते हैं जो कि क्यूरी लॉ को फॉलो नहीं करती. ये क्यूरी लॉ है जो वो क्या करते हैं कि क्यूरी वीन्स लॉ फॉलो करते हैं. क्यूरी वीन्स लॉ क्या होता है? काई एम इज इक्वल टू सी अपॉन टी माइनस थीटा, जहाँ पे थीटा जो है वो क्यूरी टेम्परेचर है. मतलब क्यूरी टेम्परेचर के आगे जो है वो उनका ग्राफ वीन्स लॉ की तरह बनता है, वो क्यूरी लॉ की तरह काम करता है. ठीक है. तो यहाँ पे क्या होता है, काई एम और टेम्परेचर का जो ग्राफ है वो थीटा के आगे, क्यूरी टेम्परेचर के आगे ग्राफ चालू होता है. ठीक है. तो इसे बोलते हैं क्यूरी वीन्स लॉ. दिमाग से उतर जाती बातें. ठीक है. तो क्यूरी वीन्स लॉ बोलते हैं. एग्जाम्पल जो है वो एल्यूमिनियम हो गया, कैल्शियम हो गया, क्रोमियम हो गया, लिथियम हो गया, ऑक्सीजन हो गया और प्लेटिनम हो गया. अब ये याद करने का तरीका देखो. एल्यूमिनियम IUM, कैल्शियम IUM, क्रोमियम IUM, लिथियम IUM, ऑक्सीजन छोड़ दो. ठीक है. अब ऑक्सीजन कुछ याद भी कर लो. अब इसके बाद प्लेटिनम IUM, मतलब जिसमें IUM है वो क्या है? पैरामैग्नेटिक. और जिसमें क्या था, हाई वैल्यू मतलब है वो थे डायमैग्नेटिक. तो ये एग्जाम्पल याद हो गए. अब अगला देख लेते हैं एक बार, फेरोमैग्नेटिक कर लेते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं. चलो.